नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो मॉडल पेपर है कुल 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि तीनों खंडों में आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। जो पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको 50 शब्दों में देना है, यानी अधिकतम 50 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर 50 शब्द में टिप्पणी लिखिए, यानी 50 शब्द में ही इसका उत्तर आपको देना है। पहला है समाज, यानी समाज पर आपको 50 शब्द में उत्तर देना है, यानी टिप्पणी लिखना है 50 शब्द में। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाज शास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का ताना बाना है, यानी व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, जो संबंधों का ताना बाना है, उसी से समाज का निर्माण होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, सहयोग करते हैं या नियमों का पालन करते हैं तो एक व्यवस्था बनाते हैं और इसे ही सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। यह जो समाज होता है यह दिखाई नहीं देता है, अमूर्त होता है, लेकिन हमारे जीवन को अनुशासित करता है, हमारे व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। दूसरा है संस्था, यानी संस्था पर भी आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संस्था उन स्थापित नियमों, कार्यप्रणालियों और संगठित समूहों को कहते हैं जो समाज में मानवीय संबंधों और व्यवहार को विनियमित करते हैं। यानी संस्था जो होते हैं नियम, कार्यप्रणालियों के समूह होते हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, हमारे व्यवहार को विनियमित करते हैं। यह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई गई एक स्थायी व्यवस्था होती है, यानी बार बार यह बदलता नहीं है। यह व्यवस्था स्थायी होती है, एक बार बन जाती है तो लंबे समय तक जो है चलती है। विवाह, परिवार, धर्म, शिक्षा इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इतना इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टिप्पणी लिखना है आपको वो है बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद पर भी आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद वह विचारधारा या स्थिति है जिसमें एक ही समाज के भीतर विभिन्न जातीय, धार्मिक और भाषाई समूहों की संस्कृतियां एक साथ अस्तित्व में रहती हैं। यानी एक ही साथ जब कई संस्कृति के लोग रहते हैं तो उसी को बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था किसी एक संस्कृति को थोपने के बजाय सभी को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने का समान अधिकार और सम्मान देती है। यानी बहुसंस्कृतिवाद में कोई संस्कृति बड़ी छोटी नहीं होती है, सभी संस्कृतियों की अपनी पहचान होती है, सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। यह विविधता में एकता और सहिष्णुता पर आधारित होती है और इसी स्थिति को बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मूल्य, यानी मूल्य पर भी आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि मूल्य वे सामाजिक मानक और विश्वास हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी समाज में जो मूल्य होते हैं वही हमको बताते हैं कि समाज में क्या सही होता है और क्या गलत होता है। इस समाज के लिए आदर्श का काम करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, अहिंसा हो गया, बड़ों का सम्मान करना हो गया, ये सभी समाज के मूल्य हैं। मूल्य जो है समाज में एकता लाते हैं और किसी भी संस्कृति की पहचान और नैतिकता का आधार होते हैं। और आपको बता दें कि जो मूल्य होते हैं वे प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं। भारतीय समाज के मूल्य अलग हैं, अमेरिकी समाज के मूल्य अलग हैं। यानी मूल्य जो होते हैं उस समाज पर आधारित होते हैं। समाज जो है उनको निर्धारित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है और वही मूल्य जो है कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला समिति है। समिति भर भी आपको 50 शब्दों में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक बनाया गया व्यक्तियों का समूह समिति कहलाता है। यानी समिति का जो निर्माण होता है वो किसी न किसी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके विचार पूर्वक किया जाता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी व्यक्ति के इच्छा के ऊपर निर्भर करती है कि वह इसका सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा, और यह पूर्णतः नियमों पर आधारित होती है। क्योंकि समिति किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गठित की जाती है, इसलिए जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इसको भंग किया जा सकता है। जैसे क्रिकेट क्लब हो गया, राजनीतिक दल हो गया, श्रमिक संघ हो गया, ये सभी जो है समिति के प्रमुख उदाहरण हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड ब है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है
पूछा गया है। एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 200 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुदाय होता क्या है। उत्तर में आप लिखेंगे कि समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिनमें हम की भावना पाई जाती है। यानी समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और जिनके भीतर हम की भावना पाई जाती है। यानी समुदाय के लिए दो प्रमुख चीजें हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा है हम की भावना। विद्वानों के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं। बोगार्डस की परिभाषा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यानी इनका भी मानना है कि समुदाय जो होता है एक सामाजिक समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और जिनके भीतर हम की भावना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि समुदाय में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है निश्चित भूभाग, यानी समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है, बिना स्थान के सामुदायिक भावना विकसित नहीं हो सकती। तो पहली विशेषता है निश्चित भूभाग का होना। दूसरी विशेषता है व्यक्तियों का समूह, यानी जो समुदाय होता है वह केवल विचारों का योग इसमें नहीं होता है बल्कि जीवित व्यक्तियों का एक मूर्त संगठन होता है, इसमें व्यक्तियों का शामिल होना अनिवार्य है। अगली विशेषता है सामुदायिक भावना, यानी जिसे हम की भावना कहा जाता है, अपनत्व जिसे कहा जाता है। सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग, निर्भरता और एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना का होना आवश्यक है। बिना हम की भावना के, बिना सामुदायिक भावना के जो है समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है। अगली जो विशेषता है वो है स्वतः विकास, यानी समुदाय का जो निर्माण होता है वो जानबूझ करके नहीं किया जाता है बल्कि समय के साथ इसकी उत्पत्ति स्वतः होती है, जानबूझ करके इसका निर्माण नहीं किया जाता है। अगली विशेषता है स्थायित्व, यानी समुदाय अस्थायी नहीं होता है बल्कि यह स्थायी होता है, एक निश्चित क्षेत्र में लंबे समय तक यह टिका रहता है। जैसे गांव हो गया, गांव का विकास अपने आप होता है और यह स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि गांव आज है कल नहीं रहेगा, लंबे समय तक गांव जो है पड़ा रहता है और गांव जो है समुदाय का एक उदाहरण है। अगली विशेषता है सामान्य जीवन, समुदाय के सदस्यों के रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है, यानी इनके बीच एक सामान्य जीवन पाया जाता है। अगली विशेषता है विशिष्ट नाम, प्रत्येक समुदाय की अपनी पहचान के लिए एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे गांव का नाम होता है तो समुदाय ही है, उस समुदाय का वो नाम हुआ, यानी प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, यह भी इसकी विशेषता है। संक्षेप में हम कहें कि समुदाय जो है सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जहां लोग अपने सामान्य हितों की पूर्ति के लिए मिलजुल करके एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनके भीतर अपनत्व की भावना पाई जाती है। इतना इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्राथमिक समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि प्राथमिक समूह क्या होता है और इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र में प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी, यानी सबसे पहले चार्ल्स कूले के द्वारा ही प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई थी। प्राथमिक समूह उन लोगों का छोटा समूह है जिनके बीच घनिष्ठ आमने सामने और व्यक्तिगत संबंध होते हैं। यानी प्राथमिक समूह जो होता है अत्यंत छोटा समूह होता है, वो ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके बीच घनिष्ठता पाया जाता है, जिनके बीच व्यक्तिगत संबंध होता है। इन समूहों में सदस्यों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव और हम की भावना पाई जाती है। परिभाषा देख लेते हैं कूले के अनुसार, प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का संपर्क और सहयोग है। यानी इनका मानना है कि प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जो आमने सामने से परिचित होते हैं, जिनको एक दूसरे से लोग जानते हैं, जिनमें परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है, जिनमें संपर्क जो है पाया जाता है। जैसे परिवार हो गया, क्रीड़ा समूह हो गया, पड़ोस हो गया, ये सभी प्राथमिक समूह के जो है उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्राथमिक समूह में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है लघु आकार, यानी प्राथमिक समूह का जो आकार होता है वह अत्यंत छोटा होता है। सदस्यों की संख्या कम होने के कारण ही उनके बीच सघन और व्यक्तिगत पहचान संभव हो पाती है। चूंकि आकार छोटा होता है इसलिए लोग एक दूसरे को ठीक प्रकार से जानते हैं, उनके बीच व्यक्तिगत पहचान होती है। दूसरी विशेषता है शारीरिक समीपता, सदस्य स्तर अक्सर जो है एक दूसरे के निकट रहते हैं। शारीरिक निकटता से बातचीत और संबंधों में घनिष्ठता जो है बढ़ती है। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है स्थायित्व,
यानी जो प्राथमिक समूह होते हैं ये अस्थायी नहीं होते हैं बल्कि स्थायी होते हैं। परिवार या बचपन की मित्रता जैसे संबंध लंबे समय तक प्रायः जीवन भर चलते हैं। यानी जो प्राथमिक समूह होते हैं वो स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। अगली विशेषता है हम की भावना। यानी जो प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं उन सदस्यों में आपसी एकता कूट कूट करके भरी होती है। उनके भीतर हम की भावना पाई जाती है। वे एक दूसरे के सुख दुख को साझा करते हैं और निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके समूह के लिए सोचते हैं। अगली विशेषता है स्वयं साध्य संबंध। यह संबंध किसी लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं बनाया जाता है बल्कि संबंध बनाना ही अपने आप में एक उद्देश्य होता है। जैसे मित्रता केवल आनंद और अपनेत्व के लिए ही की जाती है, यानी संबंध ही अपने आप में एक उद्देश्य हो जाता है। अगली विशेषता है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण भी इसकी विशेषता है। इन समूहों में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कानून की नहीं बल्कि प्रेम, नैतिकता और सामाजिक निंदा का सहारा लिया जाता है। कानून से इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है। अगली विशेषता है स्वतः विकास। इन समूहों की स्थापना किसी औपचारिक योजना से नहीं होती बल्कि सामाजिक जीवन के दौरान ये स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। स्वयं ही इसका निर्माण धीरे धीरे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिस्थिति होता क्या है। तो समाज या किसी समूह में व्यक्ति को जो पद या स्थान प्राप्त होता है उसे परिस्थिति कहते हैं। यानी समाज में किसी व्यक्ति को कोई स्थान प्राप्त है तो उस स्थान को ही उसके परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति की सामाजिक पहचान है जो उसे अन्य व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त होती है। परिस्थिति जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली एक प्रदत्त परिस्थिति होती है जो व्यक्ति को जन्म से स्वतः मिल जाती है, यानी जन्म से मिल जाती है या समय के साथ धीरे धीरे उसको मिल जाती है। जैसे लिंग व्यक्ति को जन्म से मिला हुआ है, जाति व्यक्ति को जन्म से मिला हुआ है, नातेदारी भी उसको जन्म से ही मिला हुआ है, कुछ नातेदारियां अर्जित भी की जाती हैं। दूसरी तरफ जो है अर्जित परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता और मेहनत से प्राप्त करता है। जैसे शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, जैसे हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये सभी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि परिस्थिति और भूमिका में अंतर क्या होता है। पहला अंतर है पद और कार्य का अंतर। परिस्थिति समाज में व्यक्ति का पद है जबकि भूमिका जो है उस पद के अनुसार किया जाने वाला कार्य है। यानी परिस्थिति पद होता है और भूमिका उस पद के अनुसार किया जाने वाला कार्य होता है। परिस्थिति व्यक्ति को समाज में एक स्थान देती है और भूमिका उस स्थान की जिम्मेदारी है। अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर है संज्ञा और क्रिया का। परिस्थिति एक संज्ञा की तरह है जो बताती है कि व्यक्ति क्या है। इसके विपरीत भूमिका एक क्रिया की तरह है जो यह बताती है कि व्यक्ति क्या करता है। यानी जो परिस्थिति है ये बताती है कि व्यक्ति क्या है और जो भूमिका है वो बताती है कि व्यक्ति क्या करता है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर उसकी परिस्थिति हुई, यानी व्यक्ति क्या है तो डॉक्टर है। भूमिका क्या हुआ, व्यक्ति क्या करता है यानी इलाज करता है, तो डॉक्टर उसकी परिस्थिति हो गई और इलाज उसकी भूमिका हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर है अधिकार बनाम कर्तव्य की। परिस्थिति से व्यक्ति को कुछ अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वहीं भूमिका व्यक्ति के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को दर्शाती है। यानी परिस्थिति जो होती है व्यक्ति को अधिकार देता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, लेकिन भूमिका जो होता है व्यक्ति को कर्तव्यों का बोध कराता है और उसके उत्तरदायित्वों को दर्शाता है। अगला अंतर है स्थिरता और गतिशीलता का। परिस्थिति अक्सर स्थिर होती है, जैसे जाति हो गया, कोई पद हो गया, स्थिर होती है, लेकिन जो भूमिका निभाने का तरीका होता है ये व्यक्ति के क्षमता के अनुसार बदलता रहता है। यानी भूमिका जो होती है वो अपेक्षाकृत गतिशील होता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। परिस्थिति वह ढांचा है जिसे भूमिका के माध्यम से जीवित किया जाता है। बिना पद के कोई कार्य नहीं होता और बिना कार्य के किसी पद का कोई महत्व नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड स है जिसमें आपसे यहाँ पर दीर्घ उत्तरी कर लीजिएगा। यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है आपसे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसमें पूछा गया है और एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना होगा।
इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, फिर सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या को विभिन्न स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी सामाजिक स्तरीकरण में यहाँ प्रसामाजिक हो गया है। सामाजिक स्तरीकरण में हम क्या करते हैं, जो जनसंख्या होता है, जो लोग होते हैं, उनको विभिन्न समूहों में बांटते हैं और ये जो समूह होते हैं उनमें एक दूसरे से ऊंच नीच का सोपान क्रम होता है, एक सोपान क्रम में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में शक्ति, प्रतिष्ठा और संपत्ति का असमान वितरण होता है। अब एक परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा आगवर्ण एवं निम्नकाफ के अनुसार है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को थोड़े बहुत स्थायी पदानुक्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यानी सामाजिक स्तरीकरण में हम व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिनके बीच एक सोपान पाया जाता है कि ये प्रथम कैटेगरी के व्यक्ति हैं, द्वितीय कैटेगरी के व्यक्ति हैं, तृतीय कैटेगरी के व्यक्ति हैं। अब आगे देख लेते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के जो आधार होते हैं उनको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जैविक आधार। ये आधार व्यक्ति की शारीरिक संरचना और जन्म पर आधारित होते हैं। यानी सामाजिक स्तरीकरण के जो जैविक आधार हैं ये व्यक्ति के शारीरिक संरचना पर निर्भर करते हैं और व्यक्ति के जन्म पर निर्भर करते हैं। देख लेते हैं जैविक आधार में कौन कौन से आते हैं। पहला है आयु। लगभग सभी समाजों में वृद्धों को युवाओं से उच्च और सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। यानी यह भी सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण है। यानी सामाजिक स्तरीकरण इससे तय होता है आयु से भी, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति है वो समाज में श्रेष्ठ माना जाएगा, जो अभी युवा है वो समाज में उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। लिंग भी जो है सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारक होता है। पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों को सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं से ऊपर माना जाता है। यानी लिंग भी जो है सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करता है। प्रजाति भी सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करता है। शारीरिक बनावट और नस्ल के आधार पर भेदभाव जैसे श्वेत और अश्वेत के बीच समाज में स्तरीकरण जो है पैदा करता है। जन्म भी समाज में स्तरीकरण पैदा करता है कि व्यक्ति किस परिवार में पैदा हुआ है, किस कुल में पैदा हुआ है, यह समाज में इसकी शुरुआती स्थिति निर्धारित कर देता है। समाज में यह बता देता है कि जो उच्च कुल में पैदा हुआ है उसका जो कैटेगरी है वो ऊंचे ओहदे का व्यक्ति हुआ, यानी उसका जो परिस्थिति है समाज में वो ऊंचा हो गया, बाकियों की परिस्थिति उसके मुकाबले नीचा हो गया। अब देख लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आधार। ये आधार समाज द्वारा निर्मित होते हैं और इन्हें व्यक्ति अर्जित भी कर सकता है। यानी व्यक्ति इनको अर्जित करके जो है अपनी स्थिति सुधार सकता है। सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से एक पायदान से दूसरे पायदान में जा सकता है। पहला है संपत्ति एवं आय। आर्थिक स्थिति स्तरीकरण का सबसे आधुनिक आधार है। यह समाज को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित करता है। यानी संपत्ति जिसके पास ज़्यादा है उच्च वर्ग में है, उससे कम है मध्यम वर्ग में है, बहुत कम है तो निम्न वर्ग में है। दूसरा है व्यवसाय। व्यवसाय भी समाज में स्तरीकरण के निर्धारण के साधन होते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रशासक हो गया। कुछ व्यवसाय को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो व्यवसाय भी समाज में जो है स्तरीकरण के निर्धारण के साधन होते हैं। अगला है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति को ज्ञान और कौशल के कारण अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। अगला है राजनीतिक शक्ति। सत्ता और शक्ति का अधिकार स्तरीकरण का प्रमुख कारक है। जिसके पास शासन करने की शक्ति होती है वे ऊंचे सोपान पर होते हैं और समाज में जो स्तरीकरण किया जाता है वो उनको ऊंचे सोपान पे जो है रखा जाता है। अगला है धार्मिक स्थिति। धर्म प्रधान समाजों में धार्मिक गुरुओं और पुजारियों को विशेष प्रतिष्ठा और उच्च पद प्रदान किया जाता है। तो धार्मिक स्थिति भी जो है समाज में स्तरीकरण का साधन होता है, इससे भी समाज का स्तरीकरण किया जाता है। अगला जाति है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जाति एक प्रमुख आधार है जहां पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के आधार पर स्तरीकरण तय होता है। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण के ये आधार समाज में व्यवस्था और संघर्ष दोनों को जन्म देते हैं। जहां जैविक आधार
अपरिवर्तनीय होते हैं, वहीं आधुनिक समाज में शिक्षा और संपत्ति जैसे अर्जित आधारों का महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी वर्तमान समय में सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो संपत्ति और शिक्षा ज़्यादा हो गया है। जन्मजात आधार या कहें कि जो जैविक आधार होते हैं उनका उतना मूल्य नहीं रह गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, विवाह के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विवाह होता क्या है, उसके बाद विवाह के कौन कौन से प्रकार होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मानव समाज में विवाह एक ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो न केवल स्त्री पुरुष के संबंधों को मान्यता प्रदान करती है बल्कि परिवार की नींव भी रखती है। यानी यह केवल स्त्री पुरुष के संबंधों की बात नहीं है, इससे परिवार का जो है विकास होता है। साधारण शब्दों में विवाह वह विधि है जिसके द्वारा समाज यौन संबंधों को विनियमित करता है और बच्चे के जन्म को वैध बनाकर उसे समाज में स्थान दिलाता है। एक परिभाषा देख लेते हैं। वेस्टर मार्क के अनुसार यह परिभाषा है, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। यानी इसमें एक या अधिक पुरुषों का और एक या अधिक स्त्रियों का संबंध होता है जिसको हमारे यहाँ प्रथा भी स्वीकार करता है और कानूनन जिसको मान्यता भी प्राप्त होती है। अगली परिभाषा मजुमदार एवं मदान का है, इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि विवाह में उन पारिवारिक परिस्थितियों में प्रवेश करने की संविदा होती है जिसमें यौन संबंधों की अनुमति होती है। यानी इनका मानना है कि विवाह जो है एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें यौन संबंधों की अनुमति होती है। अब देख लेते हैं कि विवाह के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। विवाह के स्वरूपों को मुख्य रूप से जीवन साथी की संख्या और सामाजिक नियमों के आधार पर विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग विवाह के प्रकार को संख्या के आधार पर बांटेंगे। संख्या के आधार पर जब हम विवाह के प्रकार को बांटते हैं तो पहला है एक विवाह। यह विवाह सबसे प्रचलित और आदर्श रूप है, यानी सबसे आदर्श विवाह इसको माना जाता है, जिसमें एक पुरुष जो है एक ही स्त्री के साथ विवाह करता है और एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ विवाह करती है। दूसरा है बहुविवाह। इसमें एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक जीवन साथी रख सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है बहुपत्नी विवाह और दूसरा है बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह में क्या होता है कि एक पुरुष का कई स्त्रियों से विवाह होता है, यानी एक ही साथ एक पुरुष कई स्त्रियों को अपने साथ रख सकता है। बहुपति विवाह में क्या होता है कि एक स्त्री कई पुरुषों से एक ही साथ विवाह कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नियमों के आधार पर देख लेते हैं कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं। इसमें पहला है अंतर विवाह। जब व्यक्ति को अपने ही समूह, अपने ही जाति, उपजाति या जनजाति के भीतर विवाह करना अनिवार्य होता है तो उसको अंतर विवाह के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बहिर्विवाह। जब व्यक्ति को अपने समूह, अपने गोत्र, प्रवर या सपिंड के बाहर विवाह करना पड़ता है तो उसको बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला है अनुलोम विवाह। इसमें क्या होता है कि उच्च वर्ण या जाति का पुरुष अपने से निम्न वर्ण या जाति की स्त्री से विवाह करता है। यानी अनुलोम विवाह में पुरुष जो होता है उच्च वर्ण का होता है और स्त्री जो होती है वो निम्न वर्ण की होती है। अगला है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह का सीधे उल्टा होता है। जब उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो इसको प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। विवाह के कुछ अन्य स्वरूप भी पाए जाते हैं, जैसे सहोदर विवाह हो गया। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी विधवा का शादी देवर से करवा दिया जाता है तो उसको सहोदर विवाह के नाम से जाना जाता है। शाली विवाह भी समाज में पाया जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद या उसकी उपस्थिति में ही उसके बहन से विवाह करना शाली विवाह के नाम से जाना जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर इस प्रकार से आप और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।